हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फ्लेमिंगो। और उसमें बात करेंगे हम पोइट्री वाले सेक्शन की। ठीक है, तो फ्लेमिंगो जो बुक है आपकी क्लास 12th इंग्लिश की, उसका जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट देखेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला एक्सट्रैक्ट आपका दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट नंबर 1, ये माई मदर एट 66, जो कि कमला दास द्वारा लिखी हुई कविता है। और देखते हैं इसमें सबसे पहले, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। यहाँ पर वो क्या जिक्र कर रही है कि जब वो अपने माता पिता के घर से कोचिन जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जा रही थी शुक्रवार को, यानी कि पिछले शुक्रवार को सुबह के टाइम, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी जो माताजी हैं उनके बगल में बैठी है, कमला दास जी की माताजी उनके बगल में बैठी है। ठीक है, और वो कैसी है? डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पैन दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी। अब यहाँ पर कैसी दिख रही है उनकी माताजी, कि उनका जो माताजी का मुंह है वो खुला हुआ है, जैसे वृद्ध व्यक्ति है ना, खुला उनका मुंह खुलता है, मतलब ऊँगने लगते हैं, है ना, ओपन माउथ। और डोज यानी कि ऊँगती हुई उनकी शक्ल है और उनका मुंह खुला हुआ है। और उनका जो चेहरा है वो ऐसन लाइक, ऐसन यानी कि राख की तरह निस्तेज हो चुका है। और साथ ही जैसे कि कोई लाश पड़ी हो, कॉप्स, कॉप्स का अर्थ होता है कोई लाश, है ना, जैसे लाश में कोई जान नहीं रहती है तो वो बिल्कुल निस्तेज रहती है, उसका उसका सारा हाव भाव चेहरा वगैरह सब लास्ट कैसी रहती है, ऐसे उनको उनकी माताजी दिख रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो चुकी थी। एंड रियलाइज विथ पैन, और उनको वो पेन रियलाइज हुआ, वो दर्द रियलाइज हुआ, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि उनकी माताजी अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिख रही। ठीक है, बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन बहुत ही जल्दी उन्होंने यह विचार हटा दिया अपने दिमाग से। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और वो बाहर देखने लगी कि किस प्रकार से जो पौधे हैं, छोटे छोटे यंग ट्री जो हैं वो स्प्रिंटिंग हो रहे हैं, स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ रहे हैं, दौड़ मचा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट में हमने क्या देखा कि कमला दास जी जो है अपनी माताजी के पास में बैठी हैं, एयरपोर्ट पे जा रही हैं, माताजी बहुत ही वृद्ध हो गई है उनको देख के, है ना, उनको बड़ा दुख हो रहा है कमला दास को। और अब देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि विच ऑफ दिस बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है इसमें कौन सी चीज अप्लाई होती है? तो इसमें रिकलेक्शन, रिकलेक्शन का अर्थ होता है कि मतलब बहुत ही, है ना, मतलब पुरानी यादें या जो पुरानी चीजें हैं उन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है। विच ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। जैसा आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अलंकार, है ना, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष्म अलंकार, है ना, अनुप्रास, है ना, इस प्रकार से। तो जब भी आपको इंग्लिश में किसी लाइन में जैसे जैसे लाइक वाला शब्द है, लाइक यानी कि जैसे, है ना, मानो, इस प्रकार से, तो वहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस होता है? तो वहां पर सिमिली होता है। क्या होता है? सिमिली, याद रखिएगा आप। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दिस द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। टोन कैसी है कवि की इस एक्सट्रैक्ट में? तो टोन उनकी कैसी है? ग्लूमी एंड फियरफुल। ग्लूमी का अर्थ होता है कि वो मतलब थोड़ी सी उदास है और थोड़ी डरी हुई भी है अंदर से। उदास क्यों है? कि माँ बूढ़ी हो रही है, डर रही, इसकी माँ एक दिन छोड़ के चली जाएगी, है ना। चौथा है, विच ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन द यंग यंग ट्री इज स्प्रिंटिंग। जब भी ऐसी बात हो कि, है ना, जब प्रकृति और दूसरी चीजों को आपस में जोड़ दिया जाए, है ना, जैसे मान लो मैं कह दूं कि तुम्हारा चेहरा है या चांद है ना, तो चांद और चेहरा बहुत अलग अलग चीज होती है, लेकिन जब हम ऐसी चीजों को जोड़ देते हैं, प्रकृति और कुछ चीजों, प्रकृति की चीजों को दूसरी चीजों के साथ जोड़ देते हैं, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर? पर्सोनिफिकेशन। और इसके बाद में आता है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स डेड बॉडी। डेड बॉडी के लिए कौन सा शब्द आया है? तो कॉप्स आया है। क्या है? कॉप्स। ठीक है, कॉप्स यानी मैंने कहा था अभी कि लाश, है ना, डेड बॉडी। चलिए अब अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इसी जो है पोएम से लिया गया है। देखिए अब वहां पर क्या होता है, जब वो चली जाती है तो एयरपोर्ट के ऊपर क्या होता है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। जैसे उन्होंने कहा कि जब एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी चेकिंग हो गई हमारी, उसके बाद में मैंने उसको देखा, किसको? अपनी माँ को देखा कि वो मुझसे कुछ कदम पर खड़ी थी और कैसी दिख रही थी, उसका चेहरा कैसा दिख रहा था? हर वैन पैल, वैन यानी कि बहुत ही निस्तेज, पेल यानी बेरंग, है ना, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि
विंटर शीत जो ऋतु होती है उसका जो चांद होता है जिसमें बिल्कुल भी है ना तेज नहीं होता है, उस प्रकार से उसका चेहरा दिख रहा था मुझे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मुझे वो पुराना है ना वो चिर परिचित वो दुख याद आ गया, दर्द याद आ गया। माई चाइल्डहुड से फियर, मेरे बचपन का डर, मतलब बचपन में बच्चों को क्या डर होता है अपनी माँ को खोने का, वही डर यहाँ पर कमला दास को होने लगा। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी अम्मा से ये कहा कि सी यू सून अम्मा, मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल ही की, यानी कि वो कमला दास अपने दर्द को छुपा रही थी। अम्मा से सिर्फ बोला उन्होंने कि सी यू सून अम्मा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन, जो कवियत्री है उन्होंने अपनी माँ को दोबारा क्यों देखा, इसलिए देखा टू चेक इफ शी वाज वेल, है ना, देखा कि वो ठीक तो है, वो है ना, कम से कम ठीक है। सेकेंड है विच ऑफ दिस हैज द पोइट कंपेयर मदर से फेस टू, माँ के चेहरे को किससे कंपेयर किया, लेट विंटर से मून से। विच ऑफ दिस वाज द रीजन ऑफ मदर से पेल फेस, माँ का जो चेहरा वो निस्तेज हो गया तो उसके पीछे कारण क्या था, तो कारण भैया इसमें है ना दोनों हो सकते हैं, पहला ए बी और बी बी। क्यों, मदर से ओल्ड एज, उनकी माँ की जो है उम्र हो चुकी थी। दूसरा है डिप्लेक्टिंग एनर्जी, डिप्लेक्टिंग एनर्जी का अर्थ होता है उनकी जो एनर्जी वो भी खत्म हो गई थी, तो इसका सही आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लगा देता हूँ मैं। चौथा है व्हाट वाज द पोएट से चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर क्या था उनका, है ना, अभी बचपन से याद आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द पोएट से चाइल्डहुड फियर, मतलब बचपन का डर क्या था, तो उनका बचपन का डर था लॉसिंग हर मदर फॉर एवर, हमेशा के लिए उनकी माँ को खो देना उनको बचपन में डर लगता था, वही याद आ गया। पांचवा है व्हाई डिड द पोइट से सी यू सून अम्मा, पोइट ने ऐसा क्यों कहा सी यू सून अम्मा, क्यों कहा, क्योंकि बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन, टू कंफर्ट हर मदर, सी, बिल्कुल सी सही आएगा। क्यों, ताकि उनकी माँ को थोड़ा सा कंफर्ट हो, थोड़ा सा आराम लगे कि हाँ मेरी जो बच्ची है वो मुझसे दोबारा जरूर मिलेगी। छठा है व्हाई डिड द पोइट स्माइल अगेन एंड अगेन, क्यों स्माइल कर रही थी पोइट, क्योंकि वो अपना क्या छुपा रही थी, है ना, मतलब जो है दर्द छुपा रही थी, तो इसका आंसर आएगा डी आएगा। प्रिटेंडिंग टू स्माइल, मुस्कुराने का सिर्फ बहाना कर रही थी, और ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर, और अपना जो डर है वो माँ से छुपाने की कोशिश कर रही है साथ में, तो डी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब एक्सट्रैक्ट अगला आता है हमारा। अब जो अगला एक्सट्रैक्ट है वो हमारी अगली पोइम से है जिसका नाम क्या है, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है नाउ वी विल काउंट 12, अब हम 12 तक गिनती गिनते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इस जो दुनिया है, ये धरती है, इसके ऊपर खड़े होकर हम एक भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम स्टॉप हो जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारे हाथ पाँव को भी नहीं हिलाते हैं। यानी यहाँ पर कवि ने, या जब आप कविता पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि हम थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ के बिल्कुल, है ना, बिल्कुल जहाँ भी हैं वहीं पर सीधे खड़े हो जाए और मानवता के बारे में सोचे और शांति से सोचे, है ना, किसी भी भाषा में बात नहीं करें, सभी लोग समान हो जाएं, एक साथ समान हो जाएं। कैसे समान होंगे, जब बात नहीं करेंगे तो समान ही लगेंगे ना, ना कोई इंग्लिश बोलेगा, ना हिंदी बोलेगा, ना मराठी बोलेगा, ना गुजराती बोलेगा, सब शांत रहेंगे तो सभी इंसान ही दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में। द पोइम फ्रॉम विच हैज़ द अबव टेक्स्ट बिन टेकन इज, किस पोइम से लिए गए हैं ये, तो कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूडा। ठीक है, हु इज द पोइट ऑफ कीपिंग क्वाइट, तो इसके पोइट कौन है, तो पाब्लो नेरूडा है, सी इसका सही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट वांट अदर्स टू डू, जो कवि हैं वो क्या चाहते हैं, दूसरों को क्या करना चाहते हैं, तो दूसरों को चाहते हैं टू कीप क्वाइट एंड इंट्रोस्पेक्ट, शांत रहें थोड़ी देर के लिए और आत्मनिरीक्षण करें। चौथा है व्हाई शुड वी कीप क्वाइट अकॉर्डिंग टू द पोइट, हमें शांत क्यों हो जाना चाहिए, तो इसके लिए सारी चीज़ें आएंगी, है ना, शांति के लिए, है ना, शांत रहने के लिए और भाईचारे के लिए। ओके, चलिए अब चौथा एक्सट्रैक्ट भी हम देख लेते हैं, निपटा लेते हैं। चौथा एक्सट्रैक्ट जो आया है आपका, ये आपका जो पोइम है बहुत ही खूबसूरत सी पोइम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इससे लिया गया है। और देख लें इसका भी थोड़ा सा हिंदी एक्सप्लेनेशन। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यहाँ पर कहा गया है थिंग ऑफ ब्यूटी। अब थिंग ऑफ ब्यूटी का अर्थ ये होता है कि सुंदरता बहुत सारी चीज़ों में होती है, उसको देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रैंडियर का अर्थ होता है
वैभव, और डूम से यानी कि जो वीरता है, तो वीरता का जो वैभव होता है। और वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और जो माइटी डेड से हो चुकी है यानी जो वीरों की शहादत हो चुकी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हर्ड और रीड, सभी प्यारी सुंदर कहानियां जो हमने सुनी है या पढ़ी है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और एक अंतहीन झरना जो कि अमृत का बह रहा है। पोरिंग pouring अप टू अस फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, जो कि स्वर्ग से हम तक सीधा आ रहा है। यानी यहाँ पर कवि ने बड़ी ही मतलब जो है कल्पना की है कि जो वीरों ने शहादत दी है, जो वैभव है उनका, उनकी जो कहानियां है, वो भी एक क्या है, एक सुंदरता ही तो है। और जो एंडलेस फाउंटेन है इमोर्टल ड्रिंक का, यानी कि जो अमृत का झरना बह रहा है ना, कहाँ से, ऊपर से, स्वर्ग से हम तक, वो भी एक सुंदरता है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं इसके बारे में, कि नेम द पोइम एंड द पोइट ऑफ द अबव टेक्स्ट। तो इस कविता का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, और कवि का नाम है जॉन केट्स, ठीक है। दूसरा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इमोर्टल ड्रिंक ऑन अस, इस इमोर्टल ड्रिंक से हमको क्या मिलेगा। तो गिव इमेंस जॉय एंड प्लेजर, हमको अनंत, है ना, क्या मिलेगी, प्रसन्नता और आनंद मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है इसका, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स स्टोरीज और मैग्निफिशेंस। तो मैं दोनों के बता देता हूँ आपको। स्टोरीज का अर्थ होता है टेल्स, जो यहाँ पर लिखा है ना, ये टेल्स यानी स्टोरी होता है। और मैग्निफिशेंस का अर्थ होता है ग्रैंडियर, यानी कि वैभव, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट करा दिए, जो कि कल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हैं 12th के लिए, आप जरूर देखिएगा। और परीक्षा में आई होप आपको उनसे जरूर मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।